नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की बात। दिल्ली से बड़ी खबर, सूरजकुंड में जो चिंतन शिविर चल रहा है इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन अपना दिया है और वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म का यहां सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि देश का कोई भी नागरिक कहीं भी जाएगा, देखते ही पता चल जाएगा ये पुलिसकर्मी है। पीएम की तरफ से ये कहा गया, इस पर साथ मिलकर हम सोच सकते हैं। सभी राज्यों को उन्होंने सुझाव दिया है। उस राज्य का एक टैग हो सकता है लेकिन पहचान समान बनेगी। इस विचार पर चर्चा की जा सकती है। तो वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म यानी कि पुलिस कर्मियों की जो यूनिफॉर्म है वो एक सरीखी हो, क्योंकि अलग अलग राज्यों में बदलाव हो जाता है, चाहे वो कैप का हो या खाकी रंग का। होती खाकी ही है लेकिन उसमें भी थोड़ा सा बदलाव देखा जाता है। टैग अलग हो सकता है लेकिन यूनिफॉर्म एक होनी चाहिए। इसका सुझाव प्रधानमंत्री ने दिया है कि राज्यों को मिलकर इस पर चर्चा करनी चाहिए, साथ मिलकर इस पर विचार करना चाहिए, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। आपको बता दें कि सूरजकुंड में सभी राज्यों के गृह मंत्री पहुंचे हुए हैं और कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के मसले पर यहां पर चर्चा हो रही है, चाहे वो नक्सलवाद का मुद्दा हो, आतंकवाद का मुद्दा हो, महिला सुरक्षा का मुद्दा हो। इस पर यह बैठक कब बुलाई गई है और इसमें प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर एक राष्ट्र है तो यूनिफॉर्म भी पुलिसकर्मियों की एक होनी चाहिए। यह उनका सुझाव है और इस सुझाव पर अगर साथ मिलकर चर्चा करते हैं तो कुछ निष्कर्ष निकल सकता है। कोई कहीं पर भी जाए, देखते ही पता चल जाए कि यह पुलिसकर्मी है। उसकी यूनिफॉर्म से टैग अलग अलग हो सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी युगल तिवारी रायपुर से लाइव जुड़े हुए, अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से लाइव जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। सबसे पहले अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग, एक बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही है कि यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी कि एक होना चाहिए पूरे हिंदुस्तान के पुलिसकर्मियों की। कैसे इसे लिया जा रहा है? सरकार की तरफ से क्या इस पर विचार आया है? क्योंकि सभी राज्यों को मिलकर इस पर चर्चा करनी है। अभी कुछ ही देर पहले हमारी प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से बातचीत हुई है और उनसे हमने इसी पर उनकी प्रतिक्रिया चाही थी। तो उन्होंने कहा है कि ये एक बेहतर कदम है वन नेशन वन कार्ड की तरफ। जिस तरीके से देश बढ़ रहा है, कई तरह के कदम मोदी सरकार ने उठाए, जीएसटी को लागू करने का काम किया है ताकि एक रूपता जो है टैक्स को लेकर लाई जा सके। और उसी तरीके से यदि पुलिस महकमे में भी एक वर्दी, एक यूनिफॉर्म को लागू किया जाता है तो पूरे देश भर के लिए ये एक अच्छा कदम होगा, क्योंकि पूरे देश में पुलिस एक रूप में पहचानी जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि आंतरिक सुरक्षा के लिए ये बेहद जरूरी है कि परस्पर समन्वय बनाया जाए, यानी कि राज्य सरकार न सिर्फ एक दूसरे को सहयोग करें बल्कि जो केंद्रीय एजेंसियां होती हैं उनको भी सहयोग करने का काम करें, तो बेहतर तरीके से आंतरिक सुरक्षा को संभाला जा सकता है। तो देश की कानून व्यवस्था किस तरीके से हो, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है, उसी सोच को आज प्रधानमंत्री ने अपने वर्चुअल भाषण के जरिए बताने की कोशिश की है। और मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार के पीएम मोदी के सुझाव को लेकर जो है स्वागत किया जा रहा है। और यदि एक रूपता लाने के लिए आने वाले दिनों में कोई कदम उठाता है तो मध्य प्रदेश सरकार भी इस पहल का स्वागत करेगी। मध्य प्रदेश सरकार भी इस पहल का स्वागत करेगी। उधर छत्तीसगढ़ में क्या मानना है, सरकार का क्या मानना है? लोगों से भी अगर बात हुई हो तो वो भी जानते हैं कि लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं। युगल, आपसे जानना चाहेंगे कि एक यूनिफॉर्म होना चाहिए सभी पुलिसकर्मियों की पूरे देश भर में। टैग अलग अलग हो सकता है कि किस राज्य की पुलिस है इसका पता चले, लेकिन इसके लिए चर्चा बुला रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि चर्चा हम सबको मिलकर करना चाहिए। जी देखिए, पूरी जिस तरह से सुझाव आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और पूरी आंतरिक सुरक्षा को लेकर के, जब देश भर के जो अन्य राज्यों के जो गृह मंत्री हैं वो बैठे हुए हैं, केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह, वो उसकी अध्यक्षता जब कर रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है
कि जिस तरह से सुझाव आए हैं, और ये एकरूपता लाने की कवायद इसे कहा जा सकता है। जब एक राज्य से दूसरे राज्य व्यक्ति जाता है तो कई तरह के उसके मन में कन्फ्यूजन होता है, तो यही ये कवायद है कि जब लोग देखें तो सहसा वो पहचान जाए कि ये पुलिस है, और उस राज्य का भली टैग अलग हो, लेकिन एकरूपता लाने की दिशा में अच्छी कदम लोग मान रहे हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि छत्तीसगढ़ में अभी आधिकारिक तौर के इस जो सुझाव के जो है परिणाम है क्या हो सकते हैं वो अभी आए नहीं है, आधिकारिक रूप से किसी तरह से बयान अभी आया नहीं है, तो ये संशय की स्थिति जरूर है। लेकिन लोगों के जहन में एक जो ड्रेस रहेगा, पुलिस का एक ड्रेस कोड रहेगा, वो सब तरफ जाएंगे, चाहे भारत के कोई भी राज्य में जाएं तो उसे वो पहचान होगी। तो ये कहा जा सकता है कि लोगों को सहजता से जो है पहचान आ सकेगा। पुलिस अपनी परेशानी है या अपनी जो मार्गदर्शन वो लेना चाहते हैं या जो अपनी समस्या है जो पुलिस के सामने व्यक्त करना चाहते हैं वो आसानी से किया जा सकता है। एक सुझाव आम लोग हैं इसे बेहतर सुझाव मान रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि किस तरह से इस पर अमल होता है, इम्प्लीमेंट हो पाता है। वैसे भी अलग अलग राज्यों के टैग अलग होते हैं, लेकिन कई बार ऐसे भी देखा गया है कि जो ड्रेस है, ड्रेस कोड है, उसमें भी कुछ तरह की भिन्नताएं होती हैं। इससे आम लोगों में परेशानियां होती है, कंफ्यूजन होता है। लेकिन जिस तरह से सुझाव आए हैं वो अच्छा सुझाव कहा जा सकता है, लेकिन उसे अमल करना या फिर किस तरह से वहां पर सहमति बन रही है ये तो देखने वाली बात होगी। जी पुनीत। अमूमन हम देखते हैं कि राज्यों में जैसे सरकार बदलती है और केंद्र की सरकार अगर कोई और पार्टी की है तो वैसे ही विचार मेल नहीं खाते हैं। छत्तीसगढ़ और केंद्र में भी यही स्थिति बनी हुई है। क्या इसको लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी रंग रंगा जाएगा? जी देखिए, अभी तक किसी तरह से आधिकारिक जो प्रक्रिया है राज्य सरकार की या कांग्रेस की ओर से नहीं आई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू वहां पर इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो देखना होगा कि किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं वो आती है और जो सुझाव दिए गए हैं। तो कमोबेश ये कहा जा सकता है क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राज्य में कांग्रेस की सरकार है, तो इसलिए हो सकता है। लेकिन चूंकि आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है तो इसलिए कोई नानुकुर भी नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन पूरी बात किस तरह से है, टेक किस तरह का है, छत्तीसगढ़ का अपना अलग से टेक है पुलिस का, यहाँ की जो वर्दी है जो खाकी वर्दी है, और यहाँ तो अभी फिलहाल जो पुलिस है उसमें एक ही जो ड्रेस है वो चल रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि यातायात पुलिस की अपनी जो व्हाइट कलर की ड्रेस होती है वो अलग होती है, लेकिन यहाँ की जो पुलिस है उनका जो ड्रेस है खाकी है। लेकिन ये कहा जा सकता है पुनीत कि आने वाले समय में किस तरह की बात होती है, किस तरह से अमल होता है, इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता है, ये आने वाले वक्त ही बता पाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप हमारे साथ बने रहिए। हितेश वाजपेयी साहब बीजेपी की तरफ से इस वक्त जुड़ चुके हैं। और हितेश जी, ये एक बड़ा सुझाव प्रधानमंत्री की तरफ से सूरजकुंड में दिया गया कि देश एक है तो पुलिस की ड्रेस भी एक होना चाहिए, टैग राज्यों का अलग अलग हो सकता है, सभी राज्यों को मिलकर इस पर विचार करना चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो बहुत समय से इस बात का प्रवर्तक हूँ, कई बार लिख भी चुका हूँ कि राज्य बदलते हैं तो टोपी बदल जाती है, तोंद बदल जाती है, कई बार ढीलापन आ जाता है, कोई कसी हुई पुलिस मिलती है। तो पुलिस एक आम नागरिक के जीवन का अभिन्न हिस्सा है समाज के, क्योंकि सीमाओं के अंदर तो पुलिसिंग ही है जो समाज को और समाज की गतिविधियों को व्यवस्थित रखती, सुरक्षित रखती है। तो बहुत अच्छी बात है। और शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, मेरा तो अभिमत है 3 कैडर जो हैं ये बिल्कुल एकीकृत होना चाहिए, क्योंकि ये 3 चीजें देश को मजबूती देती हैं अंदर से। यदि शिक्षा का आप सोचिए, कल्पना करिए, यदि एक स्तर है पूरे सब जगह, जैसे एक नवोदय स्कूल को हम उदाहरण ले लें, तो सभी शासकीय स्कूलों का स्तर, चाहे उड़ीसा चले जाओ, चाहे उत्तर प्रदेश चले जाओ, चाहे बंगाल चले जाओ, यदि नवोदय स्कूल जैसा हो जाए तो आप कल्पना करिए, आप और हम सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं, तो कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जो अगली पीढ़ी को तैयार करेगा। इसी प्रकार सुरक्षा में एक जैसी पुलिस हो जाए, पुलिसिंग एक जैसी हो जाए, कानून राज्यों के एक जैसे पालन शुरू हो जाए और एकीकृत हो जाए, तो स्थानीय लोगों का इंटरफेरेंस भी खत्म होगा उससे, और समाज की व्यवस्था एक सूत्र में कसी जा सकती है, मुझे ऐसा लगता है, देश भर में। तो बहुत अच्छी बात है ये, एक देश एक पुलिस,
एक देश एक शिक्षा व्यवस्था, और ऐसे ही एक देश और एक चिकित्सा व्यवस्था। आप किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चले जाइए, देश भर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक जैसे होना चाहिए। अच्छा, तीनों सेक्टर पुनीत जी ऐसे हैं जिसमें इनॉर्मस मनी चाहिए। तो ये बात जो हितेश जी बीच में रोक रहा हूं आपको, ये बात आप जो कह रहे हैं, चाहे वो पुलिसिंग की बात हो, आप शिक्षा और चिकित्सा की भी बात कह रहे हैं, क्या हम ये माने कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर इस पर चिंतन मनन हो रहा है? नहीं, मेरा मानना यह है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना है प्रधानमंत्री जी की, शनय शनय एक एक कदम उसकी ओर बढ़ रहे हैं। जैसे एक भारत एक कर, जीएसटी के दायरे में 99% चीजें आ गई हैं, और इससे ये हो गया है कि यदि आप बिस्किट का एक पैकेट भोपाल में खरीदे, लखनऊ में खरीदे, पटना में खरीदे, कहीं भी आपको एक ही कीमत पर मिलेगा। और 42 कर जो होते थे वो करदाता के लिए भी अच्छा हो गया है कि वो इकट्ठे होके एक ही में आ गया अम्ब्रेला, और इंटरफेरेंस लाइसेंस राज और ये सब खत्म हो गया है जिसको हम देखा करते थे। तो एक देश एक कर, फिर हम उसके बाद आगे बढ़े एक देश और एक झंडा। आपने जम्मू कश्मीर और सबको आपने देखा, सबको सरलीकृत कर दिया। आसान नहीं था, कहना आसान है, लेकिन इसको लेकर आए। आज हम एक देश और एक ध्वज की बात करते हैं, चाहे आप श्रीनगर चले जाइए, चाहे कहीं जो प्रॉब्लम एरियाज हैं जिसकी मैं और इशारा कर रहा हूँ, उसको हमने अचीव किया। इसी प्रकार एक देश एक कानून की तरफ कल अमित शाह जी ने भी इशारा किया है कि आईपीसी और सीआरपीसी की तरफ एक संशोधन की ओर बढ़ेंगे। तो एक देश एक कानून, क्योंकि देखिए साहब, कानून का धर्म से संबंध नहीं है, कानून का संबंध देश से है और नागरिकता से है। तो जो पुलिस जी पे है वही मुझ पर है और वही सभी लोगों पर है। तो कितना उनको फक्र महसूस होगा कि बिना किसी भेदभाव के, राजा हो या रंग हो, एक ही कानून से उसका पालन होगा। तो एक अच्छी बात है। तो हम एक डेमोक्रेटिक मजबूत कंट्री के रूप में आगे बढ़े। वी आर नॉट अमेरिका, हम कुछ देशों। ठीक, बहुत शुक्रिया हितेश जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक रूपता होना चाहिए और इस पर चर्चा होना चाहिए, ये बीजेपी की तरफ से हितेश जी जुड़े हुए थे, वो कह रहे थे। युगल हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। अनुराग, आपका बहुत शुक्रिया इस खबर पर बातचीत के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और रायपुर से, राजधानी से एक बड़ी खबर आपको बता दें। कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक जो है वो होने वाली है। सीएम भूपेश बघेल राजीव भवन पहुंच चुके हैं। प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया भी राजीव भवन पहुंच चुके हैं। इसके अलावा मंत्री टीएस सिंहदेव, अमरजीत भगत इसमें शामिल होंगे। शिव डहरिया, सत्यनारायण शर्मा, धनेन्द्र साहू इसमें शिरकत करने वाले हैं। मिशन 2023 के लिए रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि अब उल्टी गिनती समझ लीजिए कि शुरू हो चुकी है। युगल हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। युगल, मुख्यमंत्री जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रभारी जुड़ रहे हैं, तमाम मंत्री भी जुड़ रहे हैं। क्या पीसीसी चीफ भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद तो बस्तर का दौरा शुरू करने वाले हैं पीएल पूनिया साहब? जी देखिए, अहम बैठक कही जा सकती है। कांग्रेस की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, और बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ के प्रभारी पीएल पूनिया यहाँ पर मौजूद हैं। कल ही से वो आ चुके हैं और इसके बाद बस्तर के दौरे के लिए वो रवाना होंगे। बड़ी बात यह है कि प्रदेश के तमाम मंत्री हैं, पदाधिकारी हैं, वो शामिल होंगे। और चूँकि छत्तीसगढ़ में 2023 की बिसात बीत चुकी है और लगातार अगर हम बात करें तो सरगुजा से लेकर के बस्तर तक के तमाम, चाहे वो विपक्षी जो बीजेपी है वो लगातार दौरा कर रही है। और जिस तरह से ये भी कहा जाता है कि बस्तर में जिस तरह से जो 12 सीटें हैं उसको अगर कोई साध ले तो छत्तीसगढ़ की जो सत्ता की चाबी है वो आसान हो जाती है। यही वजह है कि लगातार छत्तीसगढ़ में बस्तर है वो प्रमुख रूप से फोकस का केंद्र बिंदु रहता है, फोकस रहता है। साथ ही साथ सरगुजा में भी जो है हर पार्टी हैं इसको फोकस करती हैं। लेकिन जब हमने कल छत्तीसगढ़ के प्रभारी पीएल पूनिया से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बस्तर जाना एक जो कार्यक्रम बना हुआ है उसके तहत वो बस्तर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बस्तर को फोकस कर रहे हैं, बस्तर फोकस जरूर है, लेकिन इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा में पूरे कांग्रेसी हैं वो जाएंगे। संगठन में किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, क्या रायशुमारी है वो करेंगे, 1 to 1 करेंगे और वहाँ की जो प्रमुख जो दिक्कतें हैं उसे उस समस्या को
निदान करने की बात उन्होंने कही है। तो ये कहा जा सकता है कि चुनावी बिसात बीत चुकी है 2023 का, और ये आज रणनीति बनेगी, आज जो तय होगा कि किस तरह की दिक्कतें आ रही है संगठन। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका युगल इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कालीचरण की आज कोर्ट में पेशी होनी है और कालीचरण को लेकर चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। राजद्रोह के मामले में कालीचरण की गिरफ्तारी हुई थी और आज चार्जशीट भी पेश हो सकती है। बड़ी खबर राजधानी रायपुर से आपको बता रहे हैं। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत पेट्रोलियम डिपो में ब्लास्ट में हादसे का जो मामला है, ब्लास्ट जो हुआ था, इसमें इस पूरे मामले में तीसरे शख्स की भी मौत हुई है। विनोद नाम के शख्स की जान गई है। 90% से ज्यादा झुलस गया था विनोद नाम का यह शख्स। आपको बता दें कि इस मामले में सलमान और शानू नाम के 2 लोगों की पहले ही मौत हो चुकी है। हादसे में 7 लोग झुलसे थे। अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। 21 अक्टूबर को बकानिया डिपो में रिफिलिंग करते हुए यह ब्लास्ट हुआ था। भिंड की बात करेंगे। बड़ी खबर, 50,000 रुपए की रिश्वत लेते पटवारी को ट्रैप कर लिया गया। ग्वालियर लोकायुक्त की टीम ने पटवारी को रंगे हाथों दबोच लिया है। अजय जयंत से नामांतरण के मामले में ये रिश्वत ले रहा था। 50,000 रुपए की रिश्वत ये पटवारी ले रहा था। नाम जान लीजिए, मेवाराम शर्मा। पटवारी हैं ये मेवाराम शर्मा और ये काम करने के एवज में मांग रहे थे घूस। 50,000 रुपए की ये घूस मांग रहे थे। लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई इस मामले में की है। शिकायत की गई थी, उसके बाद ट्रैप किया गया, यानी कि जाल बिछाया गया और उसके बाद रंगे हाथों पटवारी मेवाराम शर्मा को रिश्वत लेते हुए दबोचा गया है। अनिल शर्मा हमारे संवाददाता भिंड से जुड़े हुए हैं। अनिल, ये बहुत हैरान करता है। एक तरफ मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार को लेकर बहुत सख्त नजरिए में दिखाई देते हैं और कहते हैं कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन ये ऐसे मामले थमने का भी नाम नहीं लेते। लोकायुक्त की टीम जो है वो काम तो करती है, कार्रवाई भी करती है, लेकिन ऐसे मामले लगातार सामने भी आ रहे हैं। बिल्कुल पुनीत जी, मैं बता दूं, बहुत ही संवेदनशील मामला है। जिस तरह से पटवारी के द्वारा एक गरीब किसान से 2 लाख रुपए नामांतरण के लिए मांगे जा रहे थे, उसके एवज में जब किसान ये बोला कि पीड़ित ने कहा कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, कुछ कम कर लो, तो उसके बाद 1,40,000 रुपए में सौदा हुई। उसके बाद पटवारी 3 किस्तों में पैसा लेने तैयार हो गए। पीड़ित के द्वारा 20,000 रुपए रिश्वत दे दी गई थी। उसके बाद उसने लोकायुक्त की शरण ली। लोकायुक्त की टीम के अधिकारियों ने एक अपनी कर्मचारी को इसके साथ भेजा, टेप लेकर। टेप में उसकी पूरी रिकॉर्डिंग करवाई गई। उसके बाद दूसरी किस्त 50,000 रुपए देने जैसे ही आज पटवारी के पास पहुंचे तो लोकायुक्त की 12 सदस्यीय टीम ने चारों तरफ से घेराबंदी करके पटवारी को दबोच दिया। पटवारी के द्वारा जब इस कार्रवाई का विरोध किया गया तो लोकायुक्त की टीम द्वारा पटवारी को सिटी कोतवाली में लाकर कार्रवाई की जा रही है और अभी कार्रवाई जारी है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो रंगे हाथों पकड़ाए भी पटवारी साहब, मेवाराम शर्मा इनका नाम फिर से याद रख लीजिए, पटवारी मेवाराम शर्मा। और जब पकड़े गए रंगे हाथों तो विरोध करने लगे। और सिंगरौली से बड़ी खबर आपको बता दें, घरेलू विवाद के बाद महिला कुएं में कूद गई। 2 बेटों को लेकर कुएं में महिला कूद गई और तीनों की मौत हो गई। देर रात ये बरगवा थाने के ओलगढ़ी गांव में यह घटना हुई है। सभी के शवों को कुएं से बरामद कर लिया गया है। इधर सतना जिला अस्पताल में उस वक्त बड़ा हादसा टल गया जब किसी शरारती शख्स ने आईसीयू में होने वाली ऑक्सीजन सप्लाई की मेन लाइन तोड़ने की कोशिश की है। ऑक्सीजन सप्लाई की लाइन टूटने से जहां गैस का रिसाव होने लगा, वहीं अस्पताल में होने वाली सप्लाई भी प्रभावित हो गई। आनन फानन में जो मरीज ऑक्सीजन पर थे उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन देने की व्यवस्था की गई। बाद में ऑक्सीजन पाइपलाइन को सुधार लिया गया। सामाजिक तत्वों द्वारा, क्योंकि कॉपर वायर है, इस वजह से छेड़खानी की गई थी उन्होंने और लीकेज होने के कारण उसमें ऑक्सीजन की जो सप्लाई थी वो हमारी बाधित हुई थी, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई। लेकिन हमारा जो स्टाफ पीआईसी में मौजूद था, हमारे पास सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई के अलावा ऑक्सीजन कंसंट्रेट उपलब्ध हैं, साथ ही हमारे पास सिलेंडर भी हैं। और जैसे ही सूचना शीघ्र हमारे डॉक्टर अमर सिंह को जानकारी हुई
उन्होंने शीघ्र जो ऑक्सीजन की व्यवस्था सुपरवाइजर गौतम जी देखते हैं, असीम गौतम, वो तुरंत आए और उन्होंने उस लीकेज को बंद किया एम-सील और स्टिकिंग प्लास्टर लगा के। और शिवेंद्र हमारे संवाददाता साधना से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शिवेंद्र, ये बहुत ही ज्यादा गंभीर मामला है, कौन लोग इसके पीछे हैं? अगर जरा सा पता नहीं चलता या जरा सी देर होती तो कई लोगों की जान मुश्किल में आ सकती थी। बिल्कुल पुनीत, मैं आपको बता दूं कि एक बहुत संगीन मामला है और जिस तरह से सेंटर ऑक्सीजन सप्लाई यूनिट को के जो पाइपलाइन थी उसको काटने का प्रयास किया गया था, उसको तोड़कर चुराने का प्रयास किया गया था, तो ऐसे में ऑक्सीजन की जो सप्लाई थी वो बाधित हो गई थी। हालांकि एहतियात के तौर पर, चूंकि इसके पहले गैस सिलेंडर जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होते हैं वो बड़ी तादाद में कोरोना काल में सतना जिला अस्पताल में सप्लाई किए गए थे, वो रखे हुए थे। उसकी मदद से एक बड़ी अनहोनी रोकने का प्रयास हुआ और अनहोनी रुक गई। लेकिन जिस तरह से ये शरारती तत्वों ने ये कारनामा किया है, इससे कई लोगों की जानें जा सकती थी। और सबसे ज्यादा समस्या आईसीयू में भर्ती जो मरीज थे जिनको ऑक्सीजन पे रखा गया था, और जो नवजात बच्चे हैं जो शिशु इकाई में रखे जाते हैं ऑक्सीजन में, उनके लिए आफत थी। लेकिन गनीमत थी कि एक बड़ा हादसा नहीं हुआ, समय रहते उसमें सुधार कर लिया गया। हालांकि अब पुलिस की मदद ली जा रही है, पुलिस से शिकायत दर्ज कराई गई है कि इस पूरे मामले की में पुलिस तफ्तीश करे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करे। और जिला अस्पताल प्रबंधन में ही लोगों से भी अपील की है कि अगर इस तरह से कोई शरारती तत्व दिखता है तो उसको रोकने का प्रयास करें ताकि अन्य मरीजों की जान आपस में न फंसे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। भोपाल की खराब सड़कें इन दिनों चर्चा का सबब बनी हुई हैं। मुख्यमंत्री तो पहले ही नाराज हो चुके हैं और अल्टीमेटम दे चुके हैं। अब इसको लेकर मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद महापौर मालती राय ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और कहा कि सीएम ने खराब सड़कों को लेकर चिंता जताई है, जल्द ही उन सड़कों का निर्माण करा दिया जाएगा। मालती राय ने आगे कहा कि कोशिश ये भी हो रही है कि आज से ही काम हम शुरू कर दें, पहले मुख्य सड़कों को सुधारने का काम करेंगे। इसके अलावा उन्होंने भोपाल नगर निगम के खस्ता हाल सड़कों पर कहा कि जिन ठेकेदारों के पास सड़कों का मेंटेनेंस का जिम्मा है उन पर सख्ती हम करेंगे और लापरवाही करने पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद औचक निरीक्षण किया, उसके बाद भोपाल नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के अफसरों को निर्देश दिए। क्या मुख्यमंत्री के निर्देशों पर पालन हो रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए भोपाल महापौर मालती राय हमारे साथ मौजूद है। मैडम, भोपाल नगर निगम की सड़कों को लेकर मुख्यमंत्री नाराज हैं। देखिए, भोपाल की सड़कों पर माननीय मुख्यमंत्री जी निकले और उन्होंने निरीक्षण किया, चिंता जताई है और प्रयास है कि भोपाल की सड़कों पर जिस पर मुख्यमंत्री जी चिंता जता रहे हैं उनका काम शीघ्र पूरा हो सके। मैडम, ये शिकायत पीडब्ल्यूडी की तरफ से भी निकल कर आ रही है कि जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें थी उन पे गड्ढे कर दिए गए, रेस्टोरेशन नहीं किया गया। समन्वय बनाया जा रहा है क्या दोनों विभागों के बीच में? पीडब्ल्यूडी से और नगर निगम दोनों बैठ के समन्वय बना रहा है, कहाँ पीडब्ल्यूडी का काम पेंडिंग पड़ा है और कहाँ नगर निगम को करना है, दोनों का समन्वय बना के काम होगा। तो क्या आज से माने कि आज से शुरू हो जाएगा गड्ढों को भरना? ये प्रयास करेंगे कि शीघ्र हमारा सड़कों मेन सड़कें जो है वो काम पूरा हो सके। आपने पत्र लिखा था पीडब्ल्यूडी इंजीनियर को, उसका कोई असर हुआ क्या? असर तो हुआ, बातचीत चल रही है। मैडम, एक और दिक्कत आ रही है कि खुद नगर निगम कह रहा है कि जो मेंटेनेंस वाली सड़कें हैं जिन ठेकेदारों की जिम्मेदारी है, तो क्या ठेकेदार काम कर रहे हैं या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? देखिए, नगर निगम सख्ती से भोपाल को विकास में परिवर्तित करना चाहता है और जो भी प्रक्रिया के तहत होगा वो किया जाएगा। यदि कोई ठेकेदार लापरवाही करता है या रेस्टोरेशन नहीं करता तो कार्रवाई बिल्कुल होगी। तो भोपाल महापौर ने उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सड़कों के मेंटेनेंस का काम शुरू किया जा रहा है और जहां गड़बड़ी होगी उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। कैमरा पर्सन मनीष सेंगर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। और इसी के साथ एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।